चलिए चलिए क्वेश्चन है, उसका आंसर करिए थोड़ा सा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कल कौन कौन नहीं था? सभी थे? अच्छा आप नहीं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, मैं इसको यहाँ पर भी ले आऊँगा, अभी बस सुन लीजिए आज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म ऑफ स्टेट। आ गया समझ में? इसमें जो राज्य की परिभाषा है, हाँ या ना, डेफिनेशन है, इनमें से कौन सा है जो बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? क्लियर हो पा रहा है क्वेश्चन? ठीक। फर्स्ट वन, ऑप्शंस आर अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? हिंदी वालों को नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी ले आते हैं। हिंदी में और नहीं आएगा मतलब हिंदी वाला जो क्वेश्चन था ये, वो बहुत, मतलब हिंदी में इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ थी मुझे। ठीक है, चलिए हिंदी में बोल रहा हूं। एक ऐसा समुदाय जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होकर एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता है और एक संगठित सरकार रखता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, yes, possessing an authority to govern them, इसको चेंज करो, maintain law and order, protect their natural rights, safeguard their means of sustenance। एक निश्चित भूभाग में रहने वाली राजनीतिक रूप से, इस क्वेश्चन को मैं काम करूंगा बोर्ड पे ले आऊंगा तब ज़्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे।
है ना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, कि स्टेट क्या होता है, हाँ या ना। तो कल भी मैंने बताया था कि हम किसी भी क्षेत्र को स्टेट तब बोलेंगे जब वो इन 4 एलिमेंट्स को कंप्लीट करेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि एक हो रहा हो दूसरा ना हो रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा। चारों का होना मस्ट है, जरूरी है। यस, चारों के चारों। सबसे पहला कि मैं अगर इंडिया को स्टेट कह रहा हूं, इंडिया इज अ स्टेट, हाँ या ना, तो मतलब इंडिया उस चारों पैमाने को, उन एलिमेंट्स को पूरा कर रहा है। उन चारों तत्वों को इंडिया अपने अंदर रखता है। अगर मैं कहता हूं कि तिब्बत एक स्टेट नहीं है, क्या तिब्बत के पास टेरिटरी नहीं है? है। क्षेत्र है कि नहीं है? है। क्या तिब्बत में लोग निवास नहीं कर रहे? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या उनकी सरकार है? यस, इंडिया से गवर्न हो रही है। दलाई लामा कौन है भाई, हाँ या ना। दलाई लामा को डेफिनेटली हमने इंडियन सिटीजनशिप दे दी है थ्रू द नेचुरलाइजेशन, पढ़ेंगे उसको सिटीजनशिप में। यस, हमने देशीकरण के द्वारा उनको नागरिकता दी है, क्योंकि देशीकरण में कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, कि लोग अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो सरकार जितने भी क्वालिफिकेशन चाहिए भारत के नागरिक बनने के लिए, उन सारे को दरकिनार कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे इस देश का नागरिकता कौन लेगा, है ना भाई। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमें न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की किसी देश की नागरिकता मिल जाए। हर इंसान हर चीज बेहतर चाहता है ना। कि तुम आईपीएस हो जाओगे तो सोचोगे आईएएस हो जाऊं, आईएएस हो जाओगे फिर सबसे पहले किसी भी जिले में एसडीएम बनोगे तो बोलोगे यार जल्दी से थोड़ा सा प्रमोशन होके एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर बन जाऊं। फिर कलेक्टर बन जाओगे तो फिर छोटे लगने लगे, यार कलेक्टर क्या, कमिश्नर होंगे तो मजा आएगा। फिर लगेगा सेक्रेटरी हो जाए तो मजा आएगा, फिर पावर तो उसमें है। फिर सेक्रेटरी बन जाओगे तो लगेगा सेक्रेटरी में मजा नहीं आ रहा, चीफ का सुनना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी बन जाए तो मजा आएगा। काश डिप्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने मिल जाए और पीएमओ का सेक्रेटरी बन जाऊं, पावर तो तब है। तो हम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, कभी ये नहीं चाहते कि हमें कोई खराब चीज मिले, हाँ या ना। हमेशा हमारी सोच एक बेहतर पाने को रहती है। यस, पर जो लोग अपने देशों से परेशान हैं, जो लोग, जिन लोगों को अपने देशों में खाने को, रहने को ठीक से ना मिलता हो, उन देशों के लिए इंडिया स्वर्ग है, हाँ या ना। इवन आप कभी साउथ की तरफ जाइए इंडिया में, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी आप धीरे धीरे वो नाइजीरिया और अफ्रीका के लोग बसने लग गए हैं। आपको भिलाई, रायपुर आदि बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बट आप साउथ की तरफ जाइए तो साउथ के कई, जहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पे उनका एक पूरी कॉलोनी बस चुकी है, हाँ या ना। मतलब उस एरिया में तुम ऐसा जाओगे तो तुमको फील नहीं होगा कि तुम इंडिया में हो। वो यहाँ के बस गए हैं, आए क्या के लिए थे, पढ़ाई करने, बट अब यहीं के रह गए। तो किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए सबसे पहला एक निश्चित भूभाग, एक ज्योग्राफिकल एरिया का होना क्या है, आवश्यक है। यस एंड नो। दूसरा मैंने बताया था कि सबसे पहले तो एक ज्योग्राफिकल एरिया या फिर डेफिनेट टेरिटरी का होना जरूरी है, ज्योग्राफिकल एरिया का होना आवश्यक है।
आया ना। दूसरा मैंने बताया था कि उस क्षेत्र में एक जनसंख्या निवास कर रही हो, पॉपुलेशन, आया ना। सेंसस अब शुरू होने वाला है ना। फिर हमें 2021 की डाटा मिलेगी, तो हम देखेंगे कि हमारे 20-30 हो चुके हैं इस देश में। मन लगा के जनसंख्या बढ़ा रहे हैं हम लोग। अब कुछ तो बेहतर कर रहे हैं किसी क्षेत्र में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस देश में जब लोगों को बोला जाता है कि इसको कंट्रोल करो, द पॉपुलेशन, देन लोग अपने धर्म, जाति, वर्ग इस पे ले लेते हैं। दिक्कत ये है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस देश में ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ना अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो खराबी है, हाँ या ना। पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो अच्छी बात ही है, क्योंकि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। डिमांड समझते हैं, मांग। जितना ज्यादा मांग होगा, उत्पादन उतना ज्यादा होगा। उत्पादन जितना ज्यादा होगा, उसको बनाने के लिए वर्क फोर्स उतना ज्यादा चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम, आय बढ़ेगी तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। यदि किसी देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस देश में चीजों की डिमांड बढ़ना, मांग का बढ़ना तय है, हाँ या ना। मांग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यस। और इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। मांग जब बढ़ेगी तो सामने वाला अपना प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। वो कैसे भी बढ़ाए, जैसे इस देश में दूध के उत्पादन से ज्यादा उसकी मांग है, तो लोग पानी मिला दे रहे हैं, नकली दूध बना दे रहे हैं, पर क्या बढ़ा रहे हैं वो, है ना। उनको प्रोडक्शन बढ़ाने से मतलब है, उत्पादन बढ़ा रहे हैं वो कि नहीं, यस। समय, समय बाबू, यस। समय का ध्यान रखना है थोड़ा। अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप ही के लिए कह रहा हूं। समय को जितना कीमती बनाएंगे, जीवन उतना कीमती हो जाएगा, यस। अब क्लास में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लास में मैं ही मान लीजिए 5 मिनट लेट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। पर वही मेरी मान लीजिए आज 9 नंबर पे ही मेरा आज केस लगा हुआ है, अब मेरे को जस्ट यहाँ से जाऊँगा फिर तुरंत निकलूँगा कोर्ट, क्योंकि शुरुआत में ही आ जाएगा। अब मैं वहाँ बोलूँ कि नहीं, थोड़ा सा मैं चाय पीने में लेट हो गया था, हैं, तो क्या वहाँ कोई वेट करेगा मेरा? नहीं, डिसमिस हो जाएगा केस, नॉन ऑफ प्रोसिक्यूशन में, यस। तो समय की कीमत को समझिए। उत्पादन बढ़ेगा, यस। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाएगा कौन? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हाँ या ना। रोजगार बढ़ेगा, और अगर रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई? और किसी देश की भी अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पॉपुलेशन का बढ़ना अच्छी चीज होती है, नुकसान नहीं होता, बट पॉपुलेशन उतना बढ़े जितना हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन। क्या है? संसाधन, रिसोर्स, यस। कि तुम्हारे घर में 2 बच्चों को रोटी खिलाने तक की कमाई है तुम्हारे पिताजी की या हमारे पिताजी की, और सामने वाले 8 बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं, तो फिर 6 बच्चे तो भूखे ही मरेगा ना, यस। तो संसाधन जिस देश में जितना बेहतर होगा, उस देश की पॉपुलेशन अगर बढ़ भी रही है तो मैनेज कर लेंगे,
अब भाई हमारे देश की जनसंख्या 1,41,41 के आसपास पहुंच गई है। अगर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 1,21,08,54,977। यस। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इज डायरेक्ट इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या। छत्तीसगढ़ इज अ स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। वो महाद्वीप है, हम एक राज्य है मात्र एक देश के, पर हमारी और उनकी जनसंख्या एक समान है। अब सोचिए उनके पास जो संसाधन है और लोग कम हैं, तो वो हर व्यक्ति को प्रॉपर मैनर में संसाधन प्राप्त हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, हो पा रहा होगा, हो रहा होगा। वी आर कंपेयर, हम अपने देश की जनसंख्या को कंपेयर करते हैं विद चाइना। ये सही नहीं है। चाइना की टेरिटरी हमसे 2.5 गुना बड़ी है। चाइना का जो क्षेत्र है वो हमसे अप्रोक्स 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर उनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा भी हो जाती तो ठीक थी, पर आज हमारी जनसंख्या उनसे ज्यादा है और हमारा क्षेत्र उनसे 2.5 गुना कम है। एक दूसरे को गोद में लेके घूमना पड़ेगा, एक दिन जगह ही नहीं बचेगा। एंड तीसरी चीज, अब देखिए ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन और ये जनसंख्या खुद को शासित करने के लिए, हाँ या ना भाई, वोट देते हो ना, वोट किसके लिए देते हो कि नेता चुन लिया जाए और वो माहौल बनाए? नहीं, हम वोट इसलिए देते हैं ताकि वोट देने के पास वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कर पाए, कार्य कर पाए। यस। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका भी 2 प्रकार की दिखाई देगी, एक दिखाई देगी स्थायी और एक दिखाई देगी अस्थायी, हाँ या ना। एक परमानेंट दिखाई देगी, हाँ या ना, और एक नॉन परमानेंट बोल दीजिए या पॉलिटिकल बोल दीजिए। यस। अब हम कई बार फेसबुक ज्ञानी लोगों को मैं देखता रहता हूं, सोशल मीडिया ज्ञानी, कई बार हम सोशल मीडिया में नेताओं की आलोचना कर रहे होते हैं अपने आसपास की, और नेताओं की आलोचना करके कह रहे होते हैं कि ये नेता उस अधिकारी को बोलता है, वो अधिकारी एग्जाम देके इतना क्वालिफाई होके आया है और ये नेता कुछ करके नहीं आया है। ये चीज करेक्ट नहीं है, सही बात नहीं होती। अगर आप मैं एक टास्क दे दूं अगर आपको कि जाइए आपके क्षेत्र के विधायक से आप मिलकर आइए, आप जाइए कि विधायक के घर चले जाइए, विधायक के घर के में जो भी उनका सेक्रेटरी या वो होगा उनको बोलिए कि मुझे विधायक साहब से मिलना है, तो डेफिनेटली मिला देंगे। तुम जाओ बिलासपुर के कलेक्टर से मिल के दिखाओ, जाओ कलेक्टेड और बोलो मुझे कलेक्टर से मिलना है और मिल के दिखा दो मेरे को। दैट इज द डिफरेंस पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। अस्थायी कार्यपालिका तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी, स्थायी नहीं, क्योंकि स्थायी को पता है कि मुझे नौकरी मिल गई, कोई नहीं हटा सकता। पर अस्थायी कार्यपालिका को हमेशा ये पता होता है कि 5 साल बाद मुझे फिर से तुम्हारे पास जाना है, और इसीलिए वो तुम्हारी पक्ष को रखने के लिए उस अधिकारी को डांटता है ताकि वो निरंकुश ना हो जाए, मनमाने ना करने लग जाए कार्य, क्योंकि उसकी नौकरी परमानेंट है। यस। तो फिर ये जनसंख्या अपने आप को गवर्न करने के लिए, खुद को शासित करने के लिए क्या चूज करती है? गवर्नमेंट, शासन या सरकार। यस। खुद को शासित करने के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो राज्य होने के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है: क्षेत्र, जनसंख्या, शासन और सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कल भी मैंने बताया था, ऐसा शासन जहां पर आपके आंतरिक और बाह्य मामले में दोनों में निर्णय लेने की आपके पास क्या होगी?
स्वतंत्रता होगी। आपके आंतरिक और बाह्य मामले किसी में भी किसी का हस्तक्षेप ना हो सके। प्रयास तो हर कोई करेगा कि आपके मामलों में क्या किया जा सके, हस्तक्षेप किया जा सके, हाँ या ना। बट देखिए एक डिफरेंस देखिए, लोगों को साथ लेकर चलना और लोगों का दबाव खुद पर सहना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पर कई बार लोग इस अंतर को समझते नहीं हैं कि अगर इंडिया रशिया की किसी बात को मानकर उस तरीके से वो मूव कर रहा है, तो कई बार सोशल मीडिया में ये बात चलने लग जाती है कि देखो तो पिताजी ने कह दिया। अमेरिका से हम कुछ संबंधों को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो लोग बोलने लग जाते हैं देखो हम अमेरिका की तरफ झुक गए। ऐसा नहीं होता है। संबंधों को बेहतर रखने के लिए, हाँ या ना, जैसे कल को, अभी तो आप काम कर रहे हैं, जब आपकी विवाह होगी, शादी होगी, तो शादी के बाद शादी लंबा तभी चलेगा जब दोनों में से किसी एक को झुकना आएगा। यस, अगर दोनों स्ट्रेट खड़े हो जाए ना कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा नहीं और मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, तो फिर हमारा कोर्ट खुला हुआ है। यस, और कभी फैमिली कोर्ट में जाकर देखो, समझ में आ जाएगा क्या हालत होती है। यस, ईगो अगर आपने अपने अंदर रख लिया कि नहीं मैं वो नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है लड़ते लड़ते, सिविल मामला है। यस, तो संबंधों को बेहतर करने के लिए, रखने के लिए कई बार हमें झुकना पड़ता है, हम चीजों को मैनेज करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनका हस्तक्षेप हमारे आंतरिक या बाह्य मामले में हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे, रशिया से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। यस, अब इजराइल, अब अगर हम पहले की सरकारों को देखें भारत में, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इजराइल चले जाए, प्राइम मिनिस्टर, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसके पीछे की वजह क्या थी, कौन बताएगा? अब देखिए, ये मतलब देखिए, डरिए मत, अपनी व्यूज बताना सीखिए ना, खुलिए थोड़ा। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता। मतलब मैं बोल रहा हूं तो आप भी में इतनी बात रखना जानिए। हाँ, यस, थोड़ा सा और दो, एक तो ये बता रहे हैं, 2 वजह ध्यान से समझिए। पहली चीज कि इजराइल का अरब कंट्रियों में किसी से नहीं बनता, हाँ या ना। अब पहली की सरकारों को समझिएगा थोड़ा सा कि अरब देशों से इजराइल की नहीं बनती। अब इजराइल जब से बना है तब से अरब देशों से उसकी लड़ाई हो रही है, आप देख ही रहे हैं। और जब भी पर्टिकुलर कोई भी देश इजराइल की तरफ झुका, जो कोई भी सरकार हमारे देश की, तो हमारे देश में रहने वाले ही लोग जो अरब देशों के ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, वो लोग उस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, हाँ या ना। ये चीज इस देश के अंदर हो रही है कि सोचिए, वो देश जिस देश से तुमको कोई मतलब नहीं है, उस देश के चलते तुम अपनी सरकार को गरियाने लग जाते हो। और इसी वजह से पहले की सरकारें इजराइल नहीं जाती थी, पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने उसके बाद वो गए, हाँ या ना। इजराइल की, जिससे एक तरफ वो इजराइल जा रहे हैं, और इजराइल की जिससे लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन, अभी तो दूसरे से चल रही, उस समय फिलिस्तीन वाला मामला चल रहा था, और उसके बाद वो फिलिस्तीन भी जाते हैं। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कोई भी देश हो, हम सबसे बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं।
रिलेशंस हमारे सबसे बेहतर होंगे। हमारी भारत की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें बाहर के देशों से संबंध बनाने से नहीं रोक सकती। मतलब मेरे आंतरिक मामलों में भी किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता और मेरे आंतरिक चीजें भी किसी बाह्य मामलों पर मेरे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं निर्णय लेने में। हम जहां जिससे संबंध रखना चाहें उससे रखेंगे। कि हमने चीनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे वगैरह वगैरह हमने यूएस से लिया। रशिया के पास भी अच्छी है पर हमने उनसे नहीं लिया क्योंकि वो यूएस की अच्छी है। पर जब एयर डिफेंस सिस्टम की बात आई, है ना, तो S-400 हमने रशिया से लिया, ना कि अमेरिका से। अमेरिका बोलता रहा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, पर हम झुके नहीं। क्योंकि अगर हम उनके इस डर से अपनी निर्णय को बदल लेते, इसका मतलब हम क्या नहीं थे। आ रहा है समझ में? तो किसी भी देश को राज्य होने के लिए, किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना क्या है? अनिवार्य। नोट डाल के लिखो, ऐसा नोट बना लेना, जेब से नोट नहीं निकालना है, NOTE, नोट। ठीक है, लिखिएगा। हिंदी में बोल रहा हूं पहले। राज्य के अस्तित्व के लिए, राज्य के अस्तित्व के लिए इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी एक भी तत्व की अनुपस्थिति में, क्योंकि किसी एक भी तत्व की अनुपस्थिति में राज्य की अवधारणा पूरी नहीं होगी। राज्य की अवधारणा पूरी नहीं होगी। इंग्लिश में लिखिएगा, These 4 elements are essential for the existence of the state and in the absence of any single element, the concept of the state shall not be complete. Shall not be complete. ठीक है। अब देखिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बस, जिसको एक नॉर्मल वे में हम क्लास में पढ़ के निकल जाते थे पहले, पर यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ या ना, कि बताइए भाई, ये जो तुम स्टेट डेफिनेशन पढ़ते हो इसका सही मतलब क्या है ना। ये सब क्वेश्चन बोनस दे के जाते हैं आपको यूपीएससी में, क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम, आपके सब्जेक्ट से, घुमाया नहीं यूपीएससी ने, इधर उधर नहीं लेकर गया। तो ये सब बोनस मार्क्स देकर जा रहे हैं एक तरह से आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हाँ है ना। जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई। वो क्वेश्चन, हम प्रयास तो यही रहेगा कि वो क्वेश्चन हमारी छूटे मत। ठीक है, चलिए, तो हम ये देख रहे थे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, हम डेफिनेशन देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। और संविधान की डेफिनेशन पे हमने एक लाइन पढ़ा था कल, कि जो संविधान है वो रूल बुक होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल बुक फॉर द स्टेट। समझ पा रहे हो स्टेट कौन सा है ना। तो इस स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये स्टेट जो अब राज्य आप देख पा रहे हैं, इसको रन करने के लिए एक नियम पुस्तिका चाहिए, नहीं चाहिए भाई? हर संस्था को चलाने के लिए अपनी एक रूल बुक होती है। इस कोचिंग को भी चलाने के लिए एक नियम है जिस तहत ये कोचिंग चल रही है, हाँ या ना। इस देश को चलाने के लिए संविधान है, जो नियम पुस्तिका है जो इस देश को चला रही है। पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी रूल बुक तैयार करती हैं, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं, हाँ या ना। न्यायपालिका भी
हर राज्य की न्यायपालिका अलग अलग, हाईकोर्ट अपनी एक नियम पुस्तिका बनाती है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का 2007 का है, जिसके तहत हाईकोर्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह गवर्न करती हैं। हर चीज की एक नियम पुस्तिका होती है, हाँ है ना। वैसे संविधान इस देश की नियम पुस्तिका है, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, उस संविधान के डेफिनेशन में ही it describes the various institutions of the state and defines relationship between them. Various institutions of the state and defines the relationship between them. हिंदी में लिखेगा, यह राज्य की विभिन्न संस्थाओं का वर्णन करती है और उनके बीच के संबंधों को परिभाषित करता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो सेट्स आउट तेज तो नहीं हो रहा है, लिख पा रहे हैं आप लोग? नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ाइए, मैं स्लो नहीं होऊंगा। नहीं, इसकी वो इसलिए नहीं कि मैं लिखवाना नहीं चाहता, वो इसलिए कि आपकी स्पीड बढ़नी जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है जब यूपीएससी का मेंस लिखा जाता है तो दुख ये नहीं होता कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, दुख ये होता है कि आते हुए मैं नहीं लिख पाया, हाँ या ना। और जब आप इंटरव्यू के लिए कुछ मार्क्स से सिलेक्ट नहीं होंगे तो दुख और बढ़ जाता है, हाँ या ना। दुख दिल टूटने से नहीं होता है, दुख यूपीएससी में मेंस देने के बाद कुछ मार्क्स कम हो जाने के बाद इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने से होता है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यस, तो उसके लिए क्या होना बेहतर है? स्पीड। आपको एक रियलिटी ये भी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर बेहतर मैनर में आते हो या ना आते हो, छोड़ना किसी को नहीं होता। क्योंकि कुछ मेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में तो छोड़ो ही मत। और ऑफ द माइक मैं बात कह दे रहा हूं कि बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में बल्कि आपको प्रॉपर मैनर में कई बार चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, खासकर ऑप्शनल में आप अगर चूज कर रहे हैं जो भी, तो वहां पर आपको बेहतर करना होता है, तभी सेलेक्ट होते हैं। बट हाँ, खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिख कर आइए तो मार्क्स ठीक ठाक मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, हाँ या ना। जैसे कई टॉपर्स के आपने इंटरव्यू देखा होगा तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ ज़्यादा टॉपर से कि टॉपर इतना घंटा पढ़ता था, सोता नहीं था, खाता नहीं था, तो हम भी वैसे करेंगे। ये सब बेवकूफ़ी है। हर एक व्यक्ति के पढ़ने का तरीका अलग है और हर व्यक्ति की पढ़ने का समझ अलग है। बस उनकी बात को उतना सुनिए जितना आवश्यक है। अब कई टॉपर्स ऐसे रहे जिन्होंने जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए हैं, उनकी बात को कभी सुनिए कि कई यूपीएससी टॉपर्स रैंक 1, 2 वो कहते हैं कि मैंने पिछले बार ज्यादा अच्छा आंसर लिखा था मेंस में, पर मैं पिछले बार सिलेक्ट नहीं हुआ था, और इस बार मैं आंसर उतने बेहतर नहीं लिख पाया था जितने पिछले बार लिखा था, पर इस बार मैं रैंक 1 आ गया, रैंक 2 आ गया। यस, तो आप लिखिए जरूर,
ये नहीं कि आपको आता नहीं है तो छोड़ कर आ गए, ऐसा नहीं करते एग्जाम में, खासकर मेंस में। प्रीलिम्स तो अब माइनस मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, इट्स ऑल्सो सेट्स आउट लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, पावर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, and sets out the rights and duties of citizens, rights and duties of citizens। यह इन संस्थाओं की शक्तियों की सीमाओं को भी, संस्थाओं की शक्तियों की सीमाओं को भी निर्धारित करता है और अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। यस, अब देखिए, आप मनमाने कार्य नहीं कर सकते, आप संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान में अगर आपको ये अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे द मैंडेमस, कि आप मैंडेमस के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परमादेश, जिसपे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है कार्यपालिका को कि इस कार्य को करो, हम आदेश देते हैं, है ना। तो उस अधिकारी को, उस पर्टिकुलर अधिकारी को या कार्यपालिका में बैठा कोई भी व्यक्ति को उस बात को मानना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहला जाएगा, कोर्ट की अवमानना। फिर कोर्ट को आपको क्या देने का अधिकार खोज मिल जाएगा, दंड में दे सकता है फिर आपको कोर्ट, हाँ या ना। अब जैसे मुझे कमिश्नर का नाम पता था, एक केस आया, एडिशनल कमिश्नर का केस था, एडिशनल कमिश्नर ने उस पर ऑर्डर किया था और बहुत लंबे समय से वो केस एडिशनल कमिश्नर के पास पेंडिंग पड़ी थी। तो हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल की फॉर द डायरेक्शन टू द एडिशनल कमिश्नर टू डिसाइड द केस विद इन सम सो एंड सो पीरियड, इतने पीरियड के अंदर अंदर आप उस केस को डिसाइड कर दो। तो हाई कोर्ट ने आदेश किया कि 6 महीने के अंदर अंदर एडिशनल कमिश्नर को इस मामले को डिसाइड कर देना है। कितने महीने के अंदर अंदर? 6 महीनों के अंदर डिसाइड कर देना है। अब 6 महीने पूरे हो गए, पर अभी तक कमिश्नर साहब ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने उसको निर्णय को, उसको डिसाइड नहीं किया, उसको वो काम को किया नहीं, हाँ या ना। अब कमिश्नर साहब का नाम तो जानते थे, एडिशनल कमिश्नर का नाम नहीं जानते थे। तो पता करने का प्रयास किया तो पता नहीं चल पाया। तो फिर मैं कल कमिश्नर ऑफिस गया था, तो मैं बोला चलो यार, वहाँ कोई काम भी था, तो बोला नाम भी पता कर लेंगे। तो वहाँ एक कर्मचारी था, मैं बोला यार एडिशनल कमिश्नर ये वाले विभाग के कौन हैं, थोड़ा नाम दे दो उनका। तो फिर मैं लिया और मैं बोला हाँ, वो कंटेम्प्ट लगाना है इनके खिलाफ, है ना। तो फिर वो हंसने लगा। कंटेम्प्ट मतलब न्यायालय की अवमानना कर दी अब उन्होंने, हाँ या ना। अब न्यायालय की अवमानना कर दी मतलब अब न्यायालय उनको नोटिस भेजेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, बताओ, क्यों ना तुम्हें दंड दिया जाए। मतलब आपको अधिकार मिले इसका ये मतलब नहीं है आपने आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, आप अधिकारी बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान हो गए। आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना होगा, सीमाएं भी निर्धारित करता है ये, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अब इंस्टीट्यूशंस, आपने एक लाइन लिखा है, इट डिस्क्राइब द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, हाँ या ना। और उसी को मैं कह रहा हूं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या शासन के अंग। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल समझ में आ रही हैं आप लोगों को? देखिए मेरे एग्जाम्पल्स हमेशा बिल्कुल जमीनी स्तर के होंगे, जो हम लोग रोज देखते हैं, जो आप देखते हैं, हाँ या ना, ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझें प्रैक्टिकल मैनर में।
तो थ्योरेटिकल चीज़ों को समझना कठिन होता है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल मैनर पे समझेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब शासन के अंगों की बात करें तो 3 अंग होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, मतलब हिंदी में विधायिका। हाँ या ना? दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और थर्ड जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशरी। यस, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जब मैं प्रिपरेशन करने के साथ साथ फिर बाद में मैं जुडिशरी की तरफ मूव कर गया, और तो फिर लगता है कि ये मज़ेदार है, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने का काम बेसिकली यही कर रहा है। एक लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। हिंदी में बोल रहा हूं। विधायिका कानून बनाती है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। लिखिएगा पहले, विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या कर न्याय सुनिश्चित करती है। न्याय सुनिश्चित करती है ताकि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कायम रहे, बना रहे। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। देश भीड़ से नहीं, देश नेता से नहीं, देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, विधि के शासन से। और सर्वोच्च विधि क्या होता है? संविधान होता है। आया ना? लिखिएगा इंग्लिश में। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज and the executive puts those laws into the effect, and the judiciary administers justice by इंटरप्रिटेशन का काम करती है जुडिशरी, द लॉ एंड इंश्योरिंग दैट द लॉ इज अपहेल्ड, यस, क्लियर हो पा रहा है? लेजिस्लेचर का काम क्या करना होता है? कानून को बनाना। हाँ या ना? लेजिस्लेचर का काम क्या हुआ? कानून को बनाना। पार्लियामेंट क्या कर रही है? कानून बना रही है। हाँ या ना? छत्तीसगढ़ की स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा या विधायिका क्या कर रही है? कानून बना रही है। पर जब उन्हें लागू करने की बात आती है तो कौन करता है? कार्यपालिका उनको लागू करती है। हाँ या ना? उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। पर जब ये अपना काम सही से ना कर रहे हो या इन कानूनों
को ये किसी और रूप में लागू कर रहे हो, देखिए कानून तो इन्होंने बना दिया और ये कई बार उसकी व्याख्या अलग ही कर डालते हैं। कौन? कार्यपालिका, हाँ या ना। अब जैसे पुलिस को कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि अगर सरकारी काम में कुछ बाधा हो रही है तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है और आपको उठा के थाने में डाल देगी, बैठा देगी 24 घंटे, हाँ या ना। पर न्यायपालिका को लगा कि नहीं नहीं भाई, ये इसका ये इस कानून का तो गलत यूज कर रहे हैं, तो भाई इन्होंने अर्नेस कुमार केस में कह दिया कि साफ क्लियर किया कि अगर तुम किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो प्रॉपर मैनर में कि किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हो लिखित तौर पर देना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी गिरफ्तारी नल एंड वॉइड हो जाएगी। यस, लिखित तौर पर देना अनिवार्य है। अगर ये पुलिस आपकी एफआईआर करने से मना कर रही है तो ये बैठे, आया ना। कल ही एक केस फाइल करूंगा जिसमें सामने वाले का एफआईआर ही नहीं लिखा जा रहा है, वो एसपी तक होकर आगे बेचारा। तो फिर अब इनको आदेश कौन देगा? चलो चलो लिखो। और एसपी साहब क्या कर रहे हैं आप? सर सर लिख रहे हैं। फिर वो कहेंगे यस ये चीजें, पर ऐसा नहीं कि चलेगा तुरंत हो गया, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, आपके अधिकार क्या हैं, इन सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में उनके सामने रखना पड़ेगा, तब ये निर्णय देंगे कि नहीं पहुंच गए, मुंह दिखा दिए, दे दो प्लीज, तो दे दिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाइए विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका, लेजिस्लेचर। अब विधायिका का काम है इस देश में क्या बनाना? कानून बनाना, विधि बनाना। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? भाग 5। जब आएंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो शुरू है। जब भारतीय संविधान के भाग 5 के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में एक पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट, संसद, जहां पर माहौल बनता रहता है बढ़िया, देखते रहिए, आपस में लड़ते रहते हैं, हाँ या ना। आप कई बार सोशल मीडिया देखेंगे तो कई नेता आपको दुश्मन फील होंगे, पर जब तुम पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को देखोगे तो तुमको लगेगा यार ये तो ज्ञानी आदमी है। उसमें से एक अवैसी साहब भी हैं, कभी उनके क्वेश्चंस देखिए पार्लियामेंट में। देखिए हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स जमा रहा है, कोई जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के आदि के आधार पर, हाँ या ना। हर कोई अपनी राजनीतिक जमाने में लगा हुआ है भाई, उनको भी तो काम करना है ना, है ना, उनको भी अपना घर चलाना है 200-400 करोड़ रुपए पाकर, तो ठीक है वो। पर पार्लियामेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से दिए जा रहे हैं, और अगर कोई मंत्री आंसर दे रहा है तो उस पर रिपीटेड क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो कई सांसद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बेहतर। अब पार्लियामेंट की 2 हाउसेस हैं, हाँ या ना। पहला हाउस ऑफ द पीपल, जिसको और क्या कहा जाता है? लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। जब हमारा संविधान बना था तो इसका नाम केवल हाउस ऑफ द पीपल ही था। बाद में हमने अडॉप्ट किया द नेम लोकसभा। नंबर ऑफ मेंबर्स 543, पहले 545 हुआ करते थे, 543 हो गए। क्यों हो गए बात करेंगे उस पर बाद में, जब पार्लियामेंट पर आएंगे। अभी मैं बेसिक चीजें बात कर रहा हूं बस, ताकि मैं बेसिक चीजों पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और जब मैं आपको फेडरेशन, हाँ या ना, कन्फेडरेशन,
यूनिटरी, इन फीचर्स को पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के, विद द फीचर्स। तो इन सारे कॉन्सेप्ट में मुझे घुसना पड़ेगा, और वहां पर फिर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर जा रहा है सर ये क्या होता है। तो पहले आपके पास उस चीज की क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। और फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनिटरी फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये वाला जो पार्ट है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी में पक्का है, सीजीपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन पक्का है, वहां से फिक्स है। यस, मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? हाँ है ना। संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक, हाँ या ना, कि एक देश संघात्मक होता है, एक परिसंघात्मक होता है और एक एकात्मक होता है। हम किसी एक चीज को खाना पसंद नहीं करते, चावल नहीं, चावल के साथ दाल होना चाहिए, उसका चटनी भी मिक्स करेंगे ना तब तो। इसलिए हमारा देश कैसा है, द फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस। हम संघात्मक है किंतु एकात्मक की ओर झुकाव है हमारा। अमेरिका फेडरेशन है, ब्रिटेन यूनिटरी है, पर वी आर फेडरेशन विथ यूनिटरी, है ना, क्योंकि हमने पड़ोसी के घर को पहले देखा। ये फेडरेशन के साथ मजा नहीं आ रहा है इनका, और ये यूनिटरी के साथ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा ये वाला और थोड़ा ये वाला, दोनों लेके चला लेते हैं। तो हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको और क्या कहा जाता है, राज्यसभा। अभी राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हाउ मेनी सीट्स, कितनी सीट है राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में 245, ठीक है भाई। यस और नो? वैसे ही भारतीय संविधान के भाग 6 में, कौन से भाग में? ये भाग 5 की बात हो गई। वैसे ही भारतीय संविधान के भाग 6 में स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है, राज्य विधानमंडल, हाँ या ना, क्या मंडल? राज्य विधानमंडल की बात की गई है। राज्य में क्या? विधान मंडल। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यस एंड नो। पहला स्टेट असेंबली, विधान सभा, हाँ या ना। और दूसरा क्या होता है भाई? विधान परिषद। विधान परिषद, यस। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द, यस। तो विधान परिषद और विधानसभा, देखिए अब यहां पर समझिए, कई राज्यों में केवल विधानसभा है, जैसे छत्तीसगढ़ में, यहां विधान परिषद नहीं है। मतलब यहां का विधानमंडल कौन है? केवल विधानसभा, यहां पर केवल विधानसभा है। जबकि उत्तर प्रदेश चले जाएं तो हैं, विधान परिषद भी है वहां पर और विधान सभा भी है। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? चलिए इसको इतना ही करते हैं, कल करेंगे इसके आगे, ठीक है। अब कल आऊंगा तो फिर अब इंडिया का थोड़ा सा छट के मैं अमेरिका और ब्रिटेन में घुस जाऊंगा। इतना क्लियर है? अब इसी को कंपेयर करेंगे अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए। कल हो सकता है मैं थोड़ी सी क्लास लंबी लूं, ठीक है। कल मैं खाली रहूंगा क्योंकि मॉर्निंग में, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो?